ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी आइए डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर आप सबकी तालियों के बीच में सादरा। नव सर्जन, हम तो जब इस कार्यक्रम का नाम सोच रहे थे तो मैंने ये नाम मैंने ही दिया था और मैंने स के नीचे री लगाया था। तभी भगवान जी का मैसेज आया कि ये शब्द जो है वो प्रचलन में आ गया, लेकिन स के नीचे जो री है वो गलत है। अब हमें ज के ऊपर र करना पड़ेगा। उससे पहले प्रशांत जी ने भी लिखा नव स के नीचे री राइट, नव ज के ऊपर र गलत। तभी दीपक जी ने वापस जवाब दिया कि स के नीचे री गलत, ज के ऊपर र सही। नहीं, ये ठीक है। हम आज इन तक नव सृजन नहीं पढ़ते आए थे और ये नव सर्जन, फिर किसने कहा न्यूरो सर्जन नाम दे दो। तो इस नाम को लेके भी काफ़ी कुछ चीज़ें चली और ये मेरे दिमाग में ही प्रस्फुटित हुआ कि नव सर्जन नाम मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। क्यों ठीक लग रहा था ये मुझे नहीं पता, पर ठीक लग रहा था तो उसको ये नाम दे दिया। तो नव सर्जन के इस मंच पर विराजमान आप सभी के गुरुजन और सक्सेस पॉइंट टीम की धुरी कह सकते हो, सारे गुरुजन, जिसमें आपके मांगीदान जी से लेके पास में बाबूदान जी लगातार जुड़े हुए हैं, राजस्थान इतिहास संस्कृति पढ़ा रहे हैं। दीपक जी बढ़िया सर और भगवान जी हम सभी के मार्गदर्शक। भगवान जी और मैं लगभग 21 वर्ष हो गए साथ हैं, लगातार साथ हैं। आप में से कईयों का जन्म नहीं हुआ होगा और युवराज जी का तो वैसे कोई विशेष योगदान है नहीं तो साथ में जसकरण जी राजनीति विज्ञान कंटिन्यू आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि एक सवाल आएगा, एक महीना पढ़ाऊँ कैसे पढ़ाओगे। सर मुझे हमेशा कहते हैं कि सर इसका क्या करें बताओ, क्योंकि उन्होंने ऐसी टॉपिक लिखा है राजस्थान की विधायिका कार्यपालिका और वो सब। पास में बैठे सुरेश जी एणखिया सर ज्योग्राफी और प्रशांत जी। ये सही बात है कि मैं संस्थान के अंदर दीपक जी और प्रशांत जी के थोड़ा बाद में जुड़ा हूँ, तो आप इस बात को अब तो आप मान गए ना कि मैं संस्थान का कोई संस्थापक नहीं हूँ या संस्थान मेरी नहीं है। यूँ तो मैं संस्थान का हिस्सा हूँ, संस्थान मेरे से नहीं है, संस्थान के ये सारे संस्थापक हैं। तो आप सभी, ये तालियां राजेंद्र के लिए जिसने आपके 1 घंटे में रिजल्ट तैयार करके और मेरे को सुपुर्द कर दिया है। रिजल्ट का थोड़ा मैं बाद में, मैं मेरी पूरी बात कर लेता हूँ। तो आप सभी विद्वानों की वजह से ही ये संस्था चल रही है। जैसा कि मांगीदान जी कंटिन्यू कह रहे थे कि सूरतगढ़ के अंदर बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मैं मानता हूँ कि सूरतगढ़ का कार्यक्रम हो, चाहे जयपुर का कार्यक्रम हो, चाहे कोटा का कार्यक्रम हो, वो सारे कार्यक्रम तभी है जब आप हमारे साथ हैं। आपके प्रेम और भरोसे के बिना हम लोग एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। अगर आप हमारा फीडबैक खराब कर देते हैं तो किसी गणपत सिंह के कार्यक्रम में 3000 तो छोड़ो 300 बच्चे नहीं आएंगे। ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पहले घर से समर्थन प्राप्त करना होता है। आप सभी की प्रेम की बदौलत ही जो कुछ सफल आयोजन हो रहे हैं, सिर्फ आपकी बदौलत हो रहे हैं। आपका ही मैसेज है जो पूरे राजस्थान तक फैला हुआ है। तो पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पूरे साल भर आपको पढ़ाया, साल भर आपके साथ समय बिताया। वो साल का समय अलग अलग था, किसी का 2023 था, किसी का 24 होगा, किसी का 25 तो 25 भी था। उसके बाद मैं बात करूंगा हमारे एलुमनी कह सकते हो, पुराने विद्यार्थी और सफल विद्यार्थी। कुछ के नाम भी भूल सकता हूँ क्योंकि लगातार टच में है तो नाम किसी के सेव किए हुए हैं तो याद रहते हैं। जैसे महिपाल है, बुद्धदान है। महिपाल और बुद्धदान दोनों मेरे L2 के स्टूडेंट थे। L2 के साथ बड़ी आपदा हुई थी, भर्ती रद्द हो गई थी और इन दोनों को मैंने लगा दिया था फर्स्ट ग्रेड में। महिपाल हिस्ट्री में ही था, बुद्धदान हिंदी में। अब आपको बताऊं कि बुद्धदान ने संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों में, हिंदी में पूरे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉप 10 में दोनों में रैंक थी। एक में शायद तीसरी थी,
एक में तीसरी रैंक थी पूरे राजस्थान के अंदर। फिर नवोदय विद्या उसमें गुजरात किस में ज्वाइनिंग किया था, नवोदय में ही था ना। फिर मेरी एक सलाह नहीं मानी, मैंने कहा गुरु की बात नहीं मानते तो उसका आपको खामियाजा किसी न किसी मोड़ पे भुगतना पड़ता है। ये आज ये प्रोफेसर होते अगर मेरी बात को मान लेते तो, लेकिन ठीक है वो बात उनको बाद में रियलाइज भी हुई कि सर की बात मान लेता तो आज किसी कॉलेज में होता। कोई बात नहीं, अभी भी कई अवसर है, अभी भी मैं कई बातें बताऊंगा आओगे तो। महिपाल है इतिहास में, इनका भी इतिहास के अंदर उसी भर्ती में व्याख्याता में सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर उधर जैसे मगराज कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ा हुआ था, और बीच में जो बंधु है इनका नाम तो मैं भूल गया क्योंकि कई बार क्या है कि नाम याद नहीं रह पाता। हनुमान जी नाम है ना आपका? हाँ देखो ऐसे याद रहता, थोड़ा थोड़ा आता है, कई बार क्लिक होता है, कई बार निकल जाता, तो माइंड मत करना। मगराज अभी वापस इतिहास पढ़ रहा है। इस बैच में उसी बैच में थे जिनमें ये सारे थे, इनके L2 था उनका L1 था। दीपाराम सेकंड रैंक थी बाड़मेर में, सेकंड थी ना या थर्ड थी? पहली थी, पहली रैंक थी। पहले हाकिम की थी ना, हाकिम आपकी थी ना, साथ में थी दोनों की। अच्छा बराबर थे, ठीक है, ठीक ठीक। खंगार है पास में मेरे, छगन है। खंगार अभी पूरा अपना करंट अफेयर्स वगैरह पूरा कंटेंट खंगार रेडी करता है। इधर संजय सिंह है, मेरे शाह अली है, लकी शाह अली है। उधर अपने हाकिम और दीपाराम के नंबर बराबर थे, दोनों की बाड़मेर में पहली रैंक थी। अभी जैसे टेस्ट का रिजल्ट मैं सुनाऊं उससे पहले थोड़ी देर बाद में सुनाऊंगा, हम कोई भी टेस्ट बनाते थे हाकिम खान, मतलब इसके नंबर जैसे 200 का पेपर है तो 180 190, मैंने कहा इसका ध्यान रखो नकल तो नहीं कर रहा है। मैंने कहा नहीं सर आप कैसा भी पेपर बनाओगे मेरे नंबर यही आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस था और साबित भी किया इस बात को। मैंने इस स्टूडेंट के मुंह से कभी नहीं सुना कि सर टेंशन है, डिप्रेशन है। बाकी आर्थिक स्थितियां मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ इस स्टूडेंट की, कोई कभी शिकायत नहीं की, सीधा रिजल्ट लेके आए, अभी भी पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी जो हमारे विद्यार्थी हैं और अभी राजस्थान की शिक्षा विभाग में सारे हैं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और कहना चाहूँगा समय समय पे आते रहें, मिलते रहें, ताकि मनोहर नाम याद हो जाओ कम से कम क्यों आप क्या है कि जो लगातार रहता है तो वह थोड़ा थोड़ा याद रहता है, कई बार नहीं भी रहता। दीपिका इनका नाम भी मैं भूल गया, अभी तो युवराज जी ने दीपिका का नाम याद करवा दिया ये भी सारे जीवन में सक्सेस है, इनकी नौकरी भी लग गई। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा और निरंतर आते रहे। आप सभी बच्चों को कहूंगा कि ये आपके लिए प्रेरणा है। आज जो भी आपके शिक्षक थे ये आप ही की संस्थान के स्टूडेंट थे, आप जहाँ बैठे थे यहीं ये बैठते थे और आज हमारे परिवार से जुड़े हुए। ये दो चीज़ें सिखाते हैं कि सफल होने के बाद में भी हमें हमारा ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए, और सफलता आप में से ही निकल के ही लोग सफलता प्राप्त करते हैं, जो आपके लिए बहुत अधिक ज़रूरी नहीं है अब तो, क्योंकि युद्ध की तैयारियां जो होती हैं वो पहले ही हो जाती है। अब लास्ट में जो 10 दिन बचे हैं ये धार देने के हैं, बाकी कुछ ज़्यादा अब रणनीतियां वगैरह ज़्यादा काम नहीं करेगी। लेकिन ठीक है, अंतिम 10 दिन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, एक छोटी सी खुद की कहानी से बात शुरू करता हूँ। 2009 की बात है और 2009 के अंदर यूपीएससी एक पेपर करवाती है असिस्टेंट कमांडेंट का। उसमें जनरल की 36 की आसपास पोस्ट थी, 36 पूरे भारत में। मैंने पहली बार फॉर्म डाला था और मेरे साथ रघुनाथ था, हम दोनों का सेंटर जयपुर था। हम ट्रेन में बैठे परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, टैगोर पब्लिक स्कूल सेंटर था। जैसे ही ट्रेन यहां से रवाना हुई तो रघुनाथ मुझे पूछता है, और पहले खुद ने बोला कि गणपत मारो तो सिलेक्शन हुआ कौन? मैं क्या सीटों है कौन? 36 सीटों है तो की लागे, भारत में अकाल पड़े हो गए और मन जी की तो हल्लो आवे को नहीं, खाली अंग्रेजी बढ़िया आवे, मार तो वह कौन? धनो की लागे थारो? मारो को वह
क्यों? सीटों कम है, जनरल में बे तने अंग्रेजी बढ़िया आवे, जीके को आवे, मनो जीके घणो आवे, अंग्रेजी को आवे, तो के की को भाड़ो भरो, बे हेठा उतरो, घर जाते क्यों टाइम खराब करें जब सिलेक्शन तो होना नहीं है। अब इसके आगे की जो बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, पेपर तो देंगे और अच्छे से देके आएंगे। हमें पता है हमारा चयन नहीं होगा, फिर भी हम देके आएंगे और पूरी तन्मयता के साथ और शिद्दत के साथ एग्जाम देके आएंगे। कहीं पर भी कसर नहीं रखेंगे। ये जरूर है कि उम्मीद नहीं रखेंगे चयन की, परंतु परीक्षा के जो वो 5 घंटे हैं, क्योंकि 2 पेपर है तो 2.5 घंटे के, उन 5 घंटे में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं रखेंगे और पेपर देके आएंगे, ताकि अगर चयन हो गया तो ठीक बात है, सोने पे सुहागा। बाय द वे नहीं भी हुआ तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं। बाय द वे नहीं भी हुआ तो कम से कम हमें इतना पता चल जाएगा कि हम चयन से कितने दूर हैं और भारत भर के इंटेलिजेंट बच्चे हमारे से कितने आगे हैं, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम उस गैप को पूरा कर पाएंगे। अगर हम पेपर ही देने नहीं जाएंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम सिलेक्शन से कितने दूर थे, या हम कौन कौन सी हमारे में कमियां थी, ये चीज पता ही नहीं चल पाएगी। इसलिए पेपर देना जरूरी है और पेपर होने के बाद में सारा मूल्यांकन कर लेंगे तो एटलीस्ट अगले अटेम्प्ट में आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। बस इस उद्देश्य के साथ अपन दोनों अब जयपुर निकल रहे हैं। पेपर ठीक से देना, मैंने कहा ठीक है। हम दोनों जयपुर पहुंचे, टैगोर पब्लिक स्कूल में संयोग से दोनों की परीक्षा थी। पहले 1-2 सेंटर ही होते थे क्योंकि बच्चों की संख्या कम होती थी। हम दोनों पेपर दे के आए, बहुत पूरी तन्मयता के साथ दे के आए, और मैं आपको आज भी कह रहा हूं बहुत नाउम्मीदी के साथ गए थे कि सिलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पता क्या हुआ, इससे प्रेशर अचानक से रिलीज हो गया। मैं डर रहा था कि यार रघुनाथ सोचेगा कि तेरा नहीं हुआ, रघुनाथ ये सोच रहा था कि गणपत सोचेगा यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दोनों ने एक दूसरे को क्लियर कर लिया ना, दोनों रिलीफ हो गए एकदम। अब सिलेक्शन का तो वैसे ही अपन ने उम्मीद छोड़ दी थी। उम्मीद छोड़ने से पेपर खराब नहीं होता है। उम्मीद छोड़ देते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट आप बिना दबाव के पेपर दे के आते हो। हम पेपर दे के आए, उसके बाद में जब सितंबर में पेपर होता है, जनरली अगस्त सितंबर में, और शायद दिसंबर जनवरी के आसपास जब रिजल्ट आया तो हम दोनों पास हो गए। रघुनाथ रिजल्ट लेके आया कि गणपत सोनी में कहा पास तो हुआ गए। मतलब यार 360 बच्चे पास किए थे, 36 गुणा 10। मतलब हम इंडिया के टॉप 360 स्टूडेंट में। हाँ यार एकदम कॉलर वॉलर बात छोड़ दो साहब, अब तो किसी से बात ऐसे हमें धारे आज यूपीएससी परीक्षा में पास करे सीधी डायरेक्ट। अब फिजिकल की तैयारी करते, रघुनाथ दौड़ना शुरू हुआ क्योंकि उसके दौड़ में दिक्कत थी। मैं मेरे जिम गया, मेरे चेस्ट में दिक्कत थी। फिर आगे की बातें अलग हो गई क्योंकि मैं चेस्ट आउट हो गया और उसका सिलेक्शन भी हो गया और उसने ज्वाइन भी नहीं की, जो भी बात है। तो कहने का मतलब क्या था कि आप इस दौरान जो 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिनों में केवल एक ही माइंड सेट रखें कि सिलेक्शन होना नहीं होना आपके हाथ में अब है नहीं। सही बता रहा हूं, ये सब नियति पे छोड़ दो। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। परीक्षा को हमें सिर पे नहीं चढ़ाना है। परीक्षा को आखिरी जीवन का आखिरी अभ्यास, आखिरी प्रयास, ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। जितनी ये एग्जाम आपके दिमाग पे हावी होगी आप उतना ही डरोगे इससे। जितना डरोगे उतनी परीक्षा हॉल में गलतियां होने के चांसेस अधिक होते हैं। परीक्षा ही तो है। अब ये अध्यापक बने, इनको इस भर्ती का कोई वैल्यू नहीं। अभी मगराज एक दिन आया, मेरे सर मजो को आ 3rd ग्रेड में क्या हिस्ट्री का कई नोट्स भी जदे मैं 1st ग्रेड की तैयारी करो, 3rd ग्रेड की कोई बहुत अधिक सारी इज्जत है कौन बना गए। क्योंकि जब वो कहते हैं ना, जो मजा तलब में है वो हासिल में नहीं है। जो मजा तलब इतो जतो जो मजा तलब में है वो हासिल में नहीं है। मतलब अगर आपको कोई चीज हासिल हो गई ना, उसमें फिर आनंद नहीं है। आनंद उसमें जो हासिल
नहीं भी है, उसको पाने के लिए आप पूरी प्रयास करोगे। अब इन लोगों को मिल गई ना, तो अब इनको इस नौकरी की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान जी की मैं बात करूं, भगवान जी तो हम लंबे समय से साथ रहे। मेरा सेकंड ग्रेड में हो गया, भगवान जी बहुत दुर्भाग्यशाली इतने रहे कि 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे ही रहते थे हर बार। तो यार नौकरी लग जावे तो दिन छूट जावे। जैसे ही लगने के बाद बोला कि यार कोई खास नहीं, जो सोचा वैसा नहीं था। फिर फर्स्ट ग्रेड में घुसे। फर्स्ट ग्रेड में घुसने के बाद में भी स्टेटमेंट आज भी यही होता है, ठीक है चल रही है बस। क्यों? जब तक नहीं थी तब तक तलब थी, तब तक उसकी अहमियत थी। जैसे लग गई उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अध्यापक भर्ती परीक्षा इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप उसको दिमाग में बिठा दो कि बस ये नहीं तो कुछ नहीं। अरे ये है तो भी क्या है, सच में कुछ भी नहीं है। बस एकदम लाइट मूड में रहिए, और दिमाग में जब ये बात आए ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो वगैरह, तो अभी से माहौल बना दो पहले से अपनों होने को। अभी से माहौल बना दो कि मेरा सिलेक्शन होना नहीं है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अभी अगर माहौल बना दिया कि मेरा हो जाएगा, तब आप देखना हालत कितनी बुरी होती है। लोग मजे न्यारे लेंगे, दबाव और आएगा, और इस प्रेशर में आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे जिसमें आप गुजर ही रहे हो। इस समय यही चीजें गुजर रही है आपके कि पता नहीं इस परीक्षा में फेल हो गए तो आगे पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, बड़ी भर्ती गणे है। और जो आपकी नियति में लिखा हुआ है वो आपका मिल के रहेगा। एक पॉडकास्ट वाले ने मेरे को पूछा, सर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये वो क्या चाहते थे आप? मैंने कहा जो चाहता था वो मिला नहीं, जो मिला था उसका कभी सोचा नहीं। ये भगवान जी इस बात की गवाह है। सोचा क्या था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, आईएएस बनूंगा, एक सेना में अधिकारी बनूंगा। आया कहाँ? कॉलेज के अंदर आपके सामने आके। हालांकि जो मैंने सोचा था वो नहीं मिला, और जो मिला वो मैंने सोचा नहीं, और बिना सोचे जो मिला उससे अब मैं बहुत खुश हूं। और मुझे यूं लगता है कि जो मैंने सोचा वो मिलता तो इतना खुश नहीं होता जो बिना सोचे मुझे मिल गया। क्यों? बस इसलिए कहता हूं, नियति की योजनाओं पे भरोसा रखिए। नियति की जो योजना है ना आपके लिए, उस पर भरोसा रखिए, बड़ी शानदार बनाई हुई होगी। इतना तो आप भी समझते हो कि एक व्यक्ति से अधिक अच्छा व्यक्ति इतना तो समझता है कि ईश्वर की शक्तियां आपसे कहीं अधिक होती है। तो आप जितनी अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं उससे कई गुना अच्छी प्लानिंग नियति बनाती है, और उसने बना रखी प्लानिंग, और उसी प्लानिंग में आप जाओगे। आप भले ऊपर से नीचे हो जाओ, आपका सोचा हुआ हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आप आगे की जो 10 दिन है आपके पास में, नियति भी छोड़ दीजिए, जो होगा वो स्वीकार है। बस हमें इन 10 दिनों में एक बार आपकी जितनी भी कॉपियां वगैरह है, जो भी आपका मटेरियल है, उसको एक बार बढ़िया तरीके से आंखों से निकाल लो। अब आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि सुबह से शाम तक खुद को इतना व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि आपके दिमाग में दूसरी कोई चीज ही नहीं आए। और इन 10 दिनों में एक बार रिवीजन कर लो। देखो चयन जो होते हैं ना, वो परीक्षा से 15 दिन पहले तय हो जाते हैं। फेल होने वाला भी 15 दिन पहले की हरकतों से होता है, और पास होने वाला भी परीक्षा से 15 दिन पहले की कार्यों से होता है। आपने भली 3 साल पढ़ाई कर ली हो, भली 3 साल मेहनत की हो, लेकिन परीक्षा से 10-15 दिन पहले अगर आप डाइवर्ट हो जाते हो, भटक जाते हो, तो आप निश्चित तौर पे रिवीजन नहीं कर पाओगे, जिसका खामियाजा ये होगा कि 5-7 सिली मिस्टेक्स आप परीक्षा में करके आओगे, और वही मिस्टेक आपको बाहर करेगी। इसलिए अंतिम 10 दिन मैं कोई प्लानिंग नहीं बताऊं, ना अभी कोई मटेरियल की बात है। जो होना था वो हो चुका है, बाकी सब नसीब में तय है। कौन कौन शिक्षक बनेगा, कौन कौन आगे जाएगा, क्योंकि मुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे कई स्टूडेंट टीचर्स शिक्षक में नहीं हुए, बाद में प्रोफेसर बन गए, लेक्चर बन गए। कौन कहां जाता है कुछ पता नहीं चलता। मैं सिर्फ मेहनत पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं कि नसीब में पता नहीं क्या लिखा है। नसीब में ये भी तो लिखा हो सकता है कि मेहनत से मिलेगा इसको, नसीब में ये भी लिखा हो सकता है ना इसको मेहनत से मिलेगा, आप आराम में मिले कौन। अगर आप बैठ गए तो फिर वो नसीब में लिखा हुआ भी नहीं होगा। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ इन 10 दिनों के लिए आपको यही कहूँगा
एक बार जो भी आपका मटेरियल है, याद हो चाहे मत हो, एक बार नज़रों से पूरा निकाल लीजिए। ये छोटे छोटे फैक्ट कई बार मिस हो जाते हैं। और फिर बड़ी बिना दबाव के, बिना किसी उम्मीद के परीक्षा हॉल में जाओ और बढ़िया पेपर अटेंड करके आ जाओ। किसी भी प्रकार का डर नहीं। डर कब होता है? जब हम बहुत अधिक सोचते हैं। सोचते कब है? जब हम बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं। उम्मीदें क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि हमने सबको कह रखा है कि मारो ई बार फाइनल है। फिर वो प्रेशर आ जाता है। पहले से सेट करके रखो कि भाई अपना तो पतो है कौन सी सीटो है कौन, अपना ध्यान कौन की हो हटाओ। लेकिन आप अपनी मेहनत में ऐसे नहीं है कि अहंग करें दूर रह गया मैं मेरा भाव ये नहीं है। मेरा भाव ये है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अपना होना कुछ नहीं है इस समय। बस हम अपना बेस्ट ही दे सकते हैं, बाकी ज़्यादा आपके सोचने से कुछ होगा नहीं इस समय। दुनियादारी से दूर रहना, थोड़ा 10 दिन लास्ट का टाइम बड़ा संवेदनशील होता है। किसी की भी बात पे आप भरोसा कर लोगे। इस समय थोड़ा फोन वगैरह भी बंद ही रखना, क्योंकि कोई भी मूड खराब कर देगा बिना फालतू का। घर से भी दोस्त लोग भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह में भी फालतू डिस्कशन होते हैं। लास्ट 10 दिन मुझे लगता है घर पे ही रहना चाहिए। अगर लाइब्रेरी में आप बहुत कटे हुए हो, दुनिया से किसी से कोई संपर्क नहीं है, तो अलग इश्यू है। अगर आप लाइब्रेरी की जमात का बड़ा अच्छे से हिस्सा बने हुए हो, केंद्रीय भूमिका में हो, तो मैं आपकी असफलता की गारंटी ले लेता हूं। क्योंकि जो मैं तो कई बार कहता हूं, जो हर जगह दिखते हैं वो लास्ट पीडीएफ में नहीं दिखते। जो लास्ट पीडीएफ में दिखते हैं वो हर जगह नहीं दिखते। और जब रिजल्ट आते हैं तो ऐसे ऐसे नाम सामने आएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं और जो बहुत चर्चित होते हैं वो लास्ट में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्चा में बने रहने के लिए प्रयास करते हैं। तो आखिरी 10 दिन तक बढ़िया पढ़ाई कीजिए। एक बार सिलेबस को रिवीजन कर लीजिए और फिर 17 तारीख को पेपर है। 15-16 तारीख को एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक वीडियो में डाल दूंगा पेपर को अटेंड कैसे करना है। वो थोड़ा सुन लेना, ताकि उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। और बाकी अभी ऐसे मारा मारी नहीं करनी है कि करंट कितना पढ़ूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में एक बुकलेट आज दोगे ना सर इनको आप करंट की, जाते वक्त करंट की बुकलेट लेके जाना आप सभी, बहुत अनुशासित तरीके से। बाहर आपको गेट पे मिल जाएगी। वो बुकलेट थोड़ी देख लेना। बाकी दिसंबर के करंट अफेयर में पूछने के चांसेस 0 है। दिसंबर तक की बुकलेट पढ़ी है, वो थोड़ी पढ़ लेना एक बार। और बाकी जो सामग्री है उस पर भरोसा कीजिए। ये जब फालतू के स्टेटमेंट होते हैं कि ऑथेंटिक, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी बोर्ड के चेयरमैन या आरपीसी के अध्यक्ष को पूछोगे जी तो थोड़ी कहेगा गाइड और कोचिंग हम जाओ आप, वो तो यही कहेंगे ऑथेंटिक बुक्स। हम भी बोलते हैं ऑथेंटिक बुक्स। और ये जो पढ़ाया गया वो उन्हीं किताबों से आया हुआ है। आपकी सामग्री जो लिखी हुई है ना रजिस्टर में, वो इतनी लिखी हुई है कि आप आराम से उसमें बढ़िया से सिलेक्शन करवा सकते हो। ये गारंटी मैंने डे फर्स्ट दी थी, आज फिर दे रहा हूँ। अब आप उसको भरोसा नहीं किया, नहीं पढ़ा तो अलग इश्यू है। अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बढ़िया किया है आपने। नहीं भी पढ़ा है तो जो पढ़ा है उसको 10 दिन वापस पढ़ लेना। आप सभी ने इतना भरोसा किया, पिछले 2 साल से कंटिन्यू बैचेज चले, हमने भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया। फिर युवराज जी को मैंने आइडिया दिया कि मैंने कहा एक टेस्ट करवा दो और बच्चों का लास्ट में गेट टुगेदर करवा दो, एक दूसरे से वापस जात और ज्वारडा करवा एक बार। तो जात और ज्वारडा करने वास्ते थाने बुलाया, साथ में मेरे को बुकलेट भी दे दिया। एक बार वापस है वो मिल लेते हैं इनसे। और 17 तारीख को ये बढ़िया पेपर दे के आओ। और पेपर देने के बाद में वो पेपर ना बांधे ना थोकरे महीना ललवारी में नौक दो, और बाद में नयो टारगेट होते रखे और उसके ऊपर लग जाओ। बढ़िया हुआ है तब भी लग जाना, खराब हुआ है तब भी लग जाना। क्यों? क्योंकि थर्ड ग्रेड पे आके जीवन समाप्त नहीं होता। बढ़िया हुआ है तो एटलीस्ट समय तो खराब नहीं होगा। आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं ये आप खुद सोच लेना कि आप किस किस में योग्य हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर पेपर देने के बाद आप आके शांति से बैठ गए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। 6 महीने बाद वापस आपकी इच्छा जागृत होगी पढ़ने की, और उस समय तक आप 6 महीने बर्बाद कर चुके होंगे। इसलिए पहले ही सोच लेना कि आगे अपने को पढ़ाई छोड़नी है या करनी है। छोड़नी है तब तो बात ही खत्म हो गई, काम धंधे पे चले जाओ। आपको लगता है कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं एक अटेम्प्ट लेंगे, ढंग से लेंगे,
तो जिस दिन पेपर खत्म हो जाए, भले मैं कहता हूं कि 200 में से 300 में से भले 260 हो रहे हैं तब भी लग जाना, चाहे 160 हो रहे हैं तब भी लग जाना, ताकि 2-3-4 महीने बाद जब आप वापस जगोगे ना अंदर से, तो कम से कम समय तो खराब नहीं होगा पीछे वाला। कई बार क्या होता है, एक परीक्षा होने के बाद जब दूसरी परीक्षा होती है तो बच्चा मेरे पास आता, सर मारो सिलेक्शन वो को ना मैं की कराऊं। तो परीक्षा कब हुई थी? परीक्षा सर साल भर पहले हुई थी, बीच में क्या किया? कुछ नहीं किया, साल बिगाड़ दिया। अब आप सिलेक्शन की उम्मीद क्यों करते हो? वही सिलेक्शन की प्रोसेस में केवल ज्ञान नहीं चाहिए, धैर्य भी चाहिए। आप अपने गुरुजनों से पूछ लो उन्होंने कितना धैर्य रखा है, कौन पहले अटेम्प्ट में हुआ? 3-3, 4-4 साल सबने मेहनत की है, सबने मेहनत की है और सब धैर्य से लगे रहे। एक बार फेल हुए, दूसरी बार लगे। भगवान जी और मैं दोनों 2011 में सेकंड ग्रेड में फेल हुए। मेरे शायद आधा एक नंबर कम था और भगवान जी की भी इतना था, यहां पौना कम था। हाँ, आपकी एक कम था, मेरे आधा नंबर कम था। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन पेपर खत्म हुआ ना उसी दिन हम लग गए कि अब अगली बार ये गैप खत्म करेंगे। एक दिन भी खराब नहीं किया, पेपर होते ही लग गए। 4 महीने बाद वापस परीक्षा हुई, 5 महीने बाद सिलेक्शन हो गए। मेरा हो गया, भगवान जी फिर दुर्भाग्य से रह गए। और उसके कुछ महीने बाद तीसरा पेपर हुआ, भगवान जी का हो गया। अब उस जगह अगर पहले पेपर में फेल होते, हम लोग अस्त्र शस्त्र डाल देते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। फिर निश्चित तौर पे नहीं होता, आगे सिलेक्शन नहीं होता। तो पहला पेपर होते ही हम दूसरे पेपर के लिए लग गए कि आगे की बढ़िया कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, 10 दिन रिवीजन कर लेना ढंग से, अच्छे से पेपर दे के आ जाओ और पेपर के बाद अपना नेक्स्ट टारगेट सेट करके जस्ट नेक्स्ट डे 3 या 4 दिन बाद वापस लग जाओ। तब तो आप वास्तव में चयन के हकदार हैं। और अगर आप लोग है वो पेपर पे 20 दिन तक समीक्षाएं करते रहोगे और फिर है वो खराब हुआ या अच्छा हुआ, दोनों के या तो खराब हुआ है तो टेंशन में और अगर अच्छा हुआ तो गुरूर में रहोगे, तो 5-6 महीने खराब होंगे, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें भी बाहर हो जाओगे। क्योंकि ये तो तय बात है कि इस बार छोटी भर्ती है तो आगे सरकार एक बहुत अच्छी वैकेंसी करवाएगी, ये तय बात है। जब आपको पता है कि ये तय बात है तो आप एटलीस्ट लगे रहो। मैं सिर्फ यही बात कहूँगा, क्योंकि परीक्षा से पहले की बातें तो मेरे साथियों ने कर दी, परीक्षा के बाद के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो परीक्षा के बाद मेरी आप सभी से एक सलाह रहेगी कि समय मत खराब करना और अपने नेक्स्ट टारगेट पे लग जाना और उसी दिन से प्लान कर लेना कि आगे मुझे क्या करना है। सिलेक्शन हो गया तो ठीक बात है, नहीं हुआ तो कम से कम समय का आप सदुपयोग कर लोगे। बाकी इस समय किसी भी प्रकार के ये जितने भी रणनीतियाँ वगैरह आप कुछ भी नहीं देखना है। अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन एक बार रिवीजन कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो आप सभी साल भर पढ़े, हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमने हमारी पूरी मेहनत की और आगे आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आपके चयन हो जाएंगे उसके बाद में भी आप हमारे से जुड़े रहोगे। जब भी कभी संस्थान आओ करो तो मिल के जाओ। एक शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध हमेशा रहता है। जब भी कोई उलझन में हो, जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी भ्रम की स्थिति हो, जब आपको लगे कि कोई दिशा नज़र नहीं आ रही है, तब आपके गुरुजन आपके लिए हर समय तैयार है। आप किसी भी समय इनसे बात करिए, जरूरी नहीं कि आप मेरे से मिले, सबके पास समान ज्ञान है, सबके पास समान अनुभव है। अब वो अलग बात होगी कि मैं थोड़ा ऑनलाइन था तो कुछ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी चल पड़ा, बाकी सारे साथी भी समान योग्यता रखते हैं। तो आप लोग जब भी किसी स्थिति में हो, आज भी मेरी बात होती है, बच्चे बैठे हैं, महिपाल है, बुद्धदान है, अनुमान, सबसे बात होती है। इनके जब भी कोई दिक्कत होती है, सर बीएड करनी है कई जगह हम करो, सर बी भेड़ा डिग्री की रहे कौन करो है, ये पूछते रहते हैं। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति हो, ये संस्थान आपका है और आप हमेशा बेझिझक और बिल्कुल अपना समझ के संस्थान में आइएगा। और संस्थान के अंदर आने के बाद आप कभी भी हमारे से किसी भी प्रकार की समस्या को डिस्कस कर सकते हैं। हम आपके अभिभावक हैं, हम आपके माता पिता और भाई जैसे हैं और हमें इसी रूप में आगे मानना। आप ऐसे नहीं कि कोचिंग टीचर एंड ऑल, ये सब संबंध बहुत छोटे हो जाते हैं। आप बड़े भाई के रूप में मानिए,
आप माता पिता के रूप में मानिए, गुरु हर भूमिका में होता है। गुरु पिता भी होता है, गुरु माँ जैसा भी होता है, गुरु बहन जैसा भी होता है, गुरु भाई जैसा भी होता है। गुरु हर रूप में होता है। जब भी किसी स्थिति में फंसो, आप किसी जगह शेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने गुरुजनों से बात कीजिए। इनसे टच रहोगे उतना आपको फायदा होगा। और हमें भी हमेशा अपनापन महसूस होता रहेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये पता नहीं किस बैच में थे, ऐसे अपना संबंध हमेशा बना रहे। इस संस्थान के साथ में कोई कड़वी मेमोरी जुड़ी हुई है तो इसी पांडाल में छोड़ के जाना, अच्छी स्मृतियों के साथ में। और जब भी बाहर कहीं जाओ तो हमेशा अच्छी बातों का प्रसार करो, क्योंकि नेगेटिव बातें या गलत बातें बोलने से आपकी खुद की कई बार फजीहत हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता ना सामने वाले का संस्थान से साथ क्या संबंध है। तो हमेशा हमारी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम दुश्मन भी कोई है ना, तब भी हम बाहर जाके अच्छा कहें कि ये आदमी अच्छा है। अगर वो बुरा है तो अपने कहने से वो अच्छा होगा नहीं। अच्छा नहीं है और बुरा है और हम उसको अच्छा कह देते हैं तो अपना क्या जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, हर व्यक्ति के संबंध में अच्छी राय रखिए और जीवन मूल्यों को सीखिए। और साथ में इस परीक्षा को बहुत बड़ा मत मानिए, इतना ही मानिए जितना ये परीक्षा डिजर्व करती है। ठीक है, गंभीरतापूर्वक पेपर दे के आ जाना। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ, अभी भी मैंने आपको कहा, ये नियति बहुत बड़ी चीज़ होती है, नसीब बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी के 2% गैस पावर से सही हो जाते हैं, किसी के 4% गैस पावर में गलत हो जाते हैं, और वहीं पे कई बार गैप आ जाता है। और मैं कई बार बोलता हूँ कि फेल होने वाले और पास होने वाले में केवल नसीब और रणनीति का अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता उसमें। पास होने वाले का कर्म अच्छे थे कि उसके ठीक 4-5 गैस पावर सही बैठ गए, और मेहनत करके कोई फेल हुआ तो उसका कर्म खराब था, बेचारे के 4-5% माइनस में चले गए। एक इसका फर्क होता है, और दूसरा जो फर्क होता है वो होता है परीक्षा हॉल के अंदर रणनीति का। बाकी ज्ञान के मामले में दोनों ही बराबर है, कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है, इतना मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। तो जो इस परिणाम के बाद आपको बिल्कुल ये नहीं समझना है कि मेरा नॉलेज कम है या इसका अधिक है, क्योंकि एक ऐसा ही कार्यक्रम हमने 2016 में करवाया था, और टॉप 10 में जो बच्चे आए उसमें 4 बच्चे लेक्चरर बने थे, 6 नहीं बने, और जो लास्ट में थे उनमें से कई सारे लेक्चरर बने, और टॉप 10 वालों से उनकी रैंक अच्छी थी। परीक्षा हॉल की कहानी बिल्कुल अलग होती है। वहां कुछ घोड़े इतने तेज दौड़ पड़ते हैं, अनुमान ही नहीं लगा सकते कि ये 500 नंबर गेयर में गाड़ी घात दी गई। तो इस रिजल्ट को ज्यादा नहीं लेना है, बस रिजल्ट पुरस्कार वगैरह सब इसलिए किए थे ताकि आप में भी उत्साह बना रहे, और साथ में ये लगे कि भाई थोड़ा कंपटीशन की भावना भी रहे, आप सीरियस होकर थोड़ा पेपर दे दो। बाकी ये रिजल्ट बिल्कुल बयां नहीं करता कि इसमें आए वो सेलेक्टेड है, नहीं आए वो नहीं सेलेक्टेड। इसमें जो टॉप 10 के नाम बोल रहा हूं ना मैं, इसमें भी कई बच्चे होंगे, मैं आपको आज ही कह रहा हूं, जो फाइनल सिलेक्शन में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मैं तो चाहता हूं हो, लेकिन सर मेरा अनुभव ये रहा है कि सर इतिहास वाली उस टेस्ट सीरीज में पहली रैंक वाला बच्चा नहीं हुआ सिलेक्शन, वो 2021 में जाके सिलेक्शन हुआ, और लास्ट रैंक वाली लड़की अभी नौकरी कर रही है। नाम नहीं ले सकता यहां पे, मैं नाम ले लूं सारों के, मुझे नाम भी याद है। अब इसमें जो आए हैं ये इस बात का द्योतक नहीं कि इन सभी का सिलेक्शन होगा। हाँ ये बात है कि अपनी रिदम बना के रखेंगे और बढ़िया करेंगे तो 10 में से 10 ही हो जाएंगे। थोड़ा सा अहम भाव आ गया तो भैया 10 में से 1 भी नहीं होता कई बार। तो किसी गुरूर में नहीं रहना है, किसी भी प्रकार के घमंड में नहीं रहना है, ये महज रिहर्सल है। और लास्ट में पुरस्कार जीतने वाले कई बार और नए लोग आ जाते हैं अंदर।